हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे भारत के यूनियन और टेरिटोरी के बारे में, जो संविधान के आर्टिकल 1 से 4 में डिफाइन किया गया है। ये टॉपिक भारत की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स की, जो आर्टिकल 1 में डिफाइन किया गया है। तो आर्टिकल 1 सेज इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इट इज इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन विथ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स एंड द नेम ऑफ द कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। यानी कि आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब सवाल उठता है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि भारत एक ऐसा देश है जो अलग अलग राज्यों का संघ है, लेकिन ये स्टेट्स अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बताया था कि भारत का फेडरेशन अमेरिका जैसा नहीं है, जिसमें स्टेट्स एग्रीमेंट के जरिए जुड़ते हैं। यहाँ पे यूनियन इंडेस्ट्रक्टिबल है, लेकिन स्टेट्स डिस्ट्रक्टिबल है। यानी कि हमारे देश में पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट्स की बाउंड्रीज बदल सकती है या नए स्टेट्स बना सकती है। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन टेरिटोरी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1। तो इट क्लासिफाइड इंडियन टेरिटोरी एज टेरिटोरीज ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटोरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटोरीज। यानी कि भारत की टेरिटोरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले आता है स्टेट्स की टेरिटोरी, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। फिर आता है यूनियन टेरिटोरी, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। और लास्ट में आता है एक्वायर्ड टेरिटोरीज, यानी कि जो भारत किसी भी तरीके से एक्वायर करे, जैसे वॉर, ट्रीटी या एग्रीमेंट से। तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो अब हम बात करेंगे भारत के राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जो भारत की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए जरूरी है। हमारे संविधान में राज्यों के पुनर्गठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल दिए गए हैं। ये प्रावधान नए राज्यों का सृजन, राज्य सीमाओं में परिवर्तन और विभिन्न राज्यों का विलय जैसे महत्वपूर्ण विषय को कवर करते हैं। इसमें मुख्य रूप से आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 आते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 2 की। तो इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू एडमिट न्यू स्टेट्स और मर्ज फॉरेन टेरिटोरीज इनटू इंडिया एज सिक्किम बिकेम ए स्टेट इन 1975 अंडर आर्टिकल 2। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि वो नए राज्यों को भारत में शामिल कर सके या विदेशों के क्षेत्र को भारत का हिस्सा बना सके। ये तब लागू होता है जब कोई नया राज्य या क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है। उदाहरण के रूप में 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था आर्टिकल 2 के तहत। मतलब यह है कि अगर भारत किसी नए क्षेत्र को अपने अंदर शामिल करना चाहता है तो ये आर्टिकल 2 के अंडर होगा। तो चलिए अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट आर्टिकल। तो आर्टिकल 3 परमिट्स पार्लियामेंट टू फॉर्म, ऑल्टर, मर्ज और रीनेम स्टेट्स एंड इट रिक्वायर्स प्रेसिडेंशियल अप्रूवल बिफोर इंट्रोड्यूसिंग ए बिल। यानी कि आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सके, किसी नए राज्यों का सृजन कर सके या किसी राज्य का नाम बदल सके। राज्य का बंटवारा या एकीकरण इसके अंडर होता है। इसके रिगार्डिंग कोई भी बिल प्रेसिडेंट की स्वीकृति के बिना संसद में नहीं लाया जा सकता। राज्य की राय मांगी जा सकती है, लेकिन यह पार्लियामेंट के ऊपर निर्भर करता है। उदाहरण के रूप में 1953 में आंध्र प्रदेश का निर्माण मद्रास स्टेट से तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को अलग करके किया गया था। 2014 में तेलंगाना का सृजन आंध्र प्रदेश से अलग करके किया गया। तो अगर किसी राज्य का बंटवारा या पुनर्गठन करना हो तो आर्टिकल 3 लागू होता है।
अब हम बात करेंगे आर्टिकल 4 के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4, एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 एंड इट अलाउज ऑटोमेटिक चेंजेस इन द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आर्टिकल 4 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से जुड़े नियम बताता है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कोई भी कानून जो आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के तहत बनाया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होता, यानी इसे आर्टिकल 368 के अंदर संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे कानून केवल एक सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 14 नए राज्यों और 6 यूनियन टेरिटोरीज का सृजन करता है, आर्टिकल 4 के तहत पास किया गया था बिना किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता के। मतलब ये कि आर्टिकल 4 इंश्योर करता है कि नए राज्यों के फॉर्मेशन या स्टेट बाउंड्रीज के चेंजेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड ना करना पड़े। तो दोस्तों, हमने अभी तक ये देखा कि कैसे अनुच्छेद 2, 3 और 4 भारत के राज्यों का पुनर्गठन को डिफाइन करता है। आर्टिकल 2 नए राज्यों का समावेश के बारे में बताता है। आर्टिकल 3 राज्यों की बाउंड्रीज और नाम का परिवर्तन के बारे में बात करता है, जबकि आर्टिकल 4 आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के लॉज के लिए स्पेशल प्रोविजंस देता है। तो चलिए अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ साल पहले लैंड एक्सचेंज हुआ था। इसके लिए हमारे यहाँ 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। तो अब हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ टेरिटोरीज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इन 1960 बेरूबरी केस, सुप्रीम कोर्ट सेड पार्लियामेंट कैन नॉट सीड टेरिटोरी टू ए फॉरेन कंट्री अंडर आर्टिकल 3 एंड इट रिक्वायर्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। यानी कि 1960 में बेरूबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के अंडर इंडियन टेरिटोरी को किसी दूसरे देश को नहीं दे सकती। अगर भारत किसी देश को अपनी टेरिटोरी देना चाहता है तो उसके लिए आर्टिकल 360 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015। तो इट वाज रिलेटेड टू लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद बांग्लादेश एंड ट्रांसफर ऑफ एनक्लेव्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश टुक प्लेस इन दिस। यहाँ पे एनक्लेव का मतलब है एक ऐसी छोटी टेरिटोरी या जमीन जो पूरी तरह से किसी दूसरे देश या राज्य से घेरी होती है। तो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बहुत सारे ऐसे ही छोटे छोटे एनक्लेव्स थे। मतलब भारत के अंदर बांग्लादेश के कुछ छोटे एरियाज और बांग्लादेश के अंदर भारत के छोटे एरियाज। ये सिचुएशन लोगों के लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि ना तो उनको प्रॉपर गवर्नेंस मिलती थी और ना ही लीगल फैसिलिटीज़। 2015 के 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर भारत ने बांग्लादेश को 111 एनक्लेव्स दिए और बांग्लादेश ने भारत को 51 एनक्लेव्स दिए, ताकि बॉर्डर क्लियर हो सके और लोगों का जीवन आसान हो सके। तो चलिए अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो एट इंडिपेंडेंस देयर वाज 2 पॉलिटिकल यूनिट्स, दीज आर ब्रिटिश प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स। यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम भारत 2 पॉलिटिकल यूनिट्स में डिवाइडेड था। पहला था ब्रिटिश प्रोविंसेज जो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल में थे, और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स जो राजा और महाराजा के अंडर थे। अब हम देखेंगे ऑप्शंस फॉर प्रिंसली स्टेट्स। ऑन दैट टाइम प्रिंसली स्टेट्स हैड 3 ऑप्शंस: टू ज्वाइन इंडिया, टू ज्वाइन पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। 549 out of 552 princely states joined India. Initially, Hyderabad, Junagadh and Kashmir denied to join India, but later they joined India. Hyderabad joined by military action, Junagadh by referendum, while Kashmir by instrument of accession. यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शंस दिए थे। पहला भारत के साथ जुड़ना, दूसरा पाकिस्तान के साथ जुड़ना, या फिर इंडिपेंडेंट रहना।
उस समय इंडिया में 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनमें से 549 भारत के साथ जुड़ गए, लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने उस समय इंडिया को ज्वाइन नहीं किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो के थ्रू मिलिट्री एक्शन करके हैदराबाद को इंटीग्रेट किया। जूनागढ़ में रेफरेंडम कराया गया और लोगों ने भारत के साथ जुड़ने का डिसीजन लिया, जबकि पाकिस्तान के अटैक के बाद महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए कश्मीर को भारत के साथ जुड़ने का फैसला लिया। तो अभी तक हमने देखा कि भारत एक इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है जिसमें स्टेट्स डिस्ट्रक्टिबल है। पार्लियामेंट को स्टेट्स की बाउंड्री चेंज करने की फुल पावर है, और इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने कैसे प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया और नए स्टेट्स का फॉर्मेशन किया। तो चलिए अब नज़र डालते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो 1947 में भारत आज़ाद हो गया, लेकिन नए देश का एक बड़ा सवाल था, राज्यों का आकार और बंटाव कैसे हो। क्या राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पर हो या फिर सुविधा के आधार पर। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जून 1948 में सरकार ने एक कमेटी बनाई, जो था धर कमीशन। तो चलिए इस कमीशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो द पर्पज ऑफ दिस कमिटी वाज टू स्टडी फिजिबिलिटी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज। द चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन वाज एस.के. धर। दिस कमिटी recommended एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ओवर लिंग्विस्टिक फैक्टर्स। और अगर इम्पैक्ट की बात करें तो अपोजिशन फ्रॉम लिंग्विस्टिक ग्रुप्स लेड टू फॉर्मेशन ऑफ जेबीपी कमिटी। तो इस कमीशन का काम था ये देखना कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन संभव है या नहीं। इस कमीशन ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। लेकिन ये फैसला लोगों को पसंद नहीं आया, खासकर दक्षिण भारत में, जहां तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा भाषी लोग अपने अलग राज्य की मांग कर रहे थे। और इस वजह से सरकार ने एक और कमेटी बनाई, जो था जेबीपी कमेटी। तो चलिए अब हम बात करेंगे जेबीपी कमेटी के बारे में। तो द मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी वर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया। And the report of this committee also rejected language as the basis for state formation and it favored national unity and administrative efficiency. तो दिसंबर 1948 में कांग्रेस ने एक नए कमेटी का गठन किया, जिसे जेपीपी कमेटी कहा गया, क्योंकि इसमें 3 बड़े नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। अप्रैल 1949 में जेपीपी कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन तेलुगु भाषी लोग इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे और तब आगे आए थे पोट्टी श्रीरामुलु और जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश स्टेट का। तो चलिए अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश स्टेट का जन्म कैसे हुआ था। तो द कोज ऑफ द क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश वॉज पोट्टी श्रीरामुलुज 56-day हंगर स्ट्राइक फॉर तेलुगु स्पीकिंग स्टेट। अगर रिजल्ट की बात करें तो आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड बाय कार्विंग तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम मद्रास स्टेट। और अगर इम्पैक्ट की बात करें तो इट ट्रिगर्ड लिंग्विस्टिक डिमांड्स अक्रॉस इंडिया एंड इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो पोट्टी श्रीरामुलु ने एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य की मांग की और 56 दिन तक अनशन किया। इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई और इसके बाद देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ और सरकार को झुकना पड़ा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1953 में भारत का पहला भाषा आधारित राज्य बना, जो था आंध्र प्रदेश। ये एक टर्निंग पॉइंट था जो पूरे देश में नए राज्यों की मांग को बढ़ावा दे रहा था। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे फजल अली कमीशन और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बारे में। तो चलिए पहले पढ़ते हैं फजल अली कमीशन को। द मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी वर फजल अली, के.एम. पन्नीकर एंड एच.एन. कुंजरू। दिस कमिटी एक्सेप्ट लैंग्वेज एज ए बेसिस बट रिजेक्टेड वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी।
It identified 4 key reorganization principles: national unity and security, linguistic and cultural homogeneity, economic and administrative viability, and welfare of the people. तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स की मांग को देखते हुए 1953 में एक नए स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया। इसका नेतृत्व किया फजल अली ने और उनके साथ 2 और मेंबर थे, के.एम. पन्नीकर और एच.एन. कुंजरू। 1955 में फजल अली कमीशन ने रिपोर्ट दी और भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन एक्सेप्ट किया, लेकिन एक शर्त के साथ, एक भाषा एक राज्य नहीं होगा। और इन्होंने कहा राज्यों का पुनर्गठन 4 मुद्दों पर होगा, जो था राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा, भाषा और सांस्कृतिक एकता, आर्थिक और प्रशासनिक लाभ, और लास्ट में जन कल्याण और उन्नति। तो चलिए अब हम बात करेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बारे में। तो दिस एक्ट abolished the fourfold state classification and created 14 states and 6 union territories. And Article 4 ensured no constitutional amendment was needed for this. तो फजल अली कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसने भारत के राज्यों का नक्शा ही बदल दिया। इस एक्ट के तहत 14 नए स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटोरीज बनाई गई। राज्यों का पुराना विभाजन खत्म किया गया। पुराना विभाजन में राज्यों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। इसमें केरला, कर्नाटका और मध्य प्रदेश जैसे राज्य बनाए गए। और सबसे खास बात, आर्टिकल 4 ने ये इंश्योर किया कि नए राज्यों पुनर्गठन के लिए कोई संवैधानिक संशोधन ना हो। तो चलिए अब देखते हैं इसके आगे क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे पोस्ट 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इस स्लाइड में समझने का कुछ है नहीं, एक बार पढ़ देता हूँ। इन 1960 बॉम्बे स्प्लिट इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात। इन 1966 पंजाब स्प्लिट इनटू पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़। इन 1971 हिमाचल प्रदेश बिकेम ए फुल फ्लेज्ड स्टेट। इन 1972 मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय ग्रांटेड स्टेटहुड। In 1987, Mizoram, Arunachal Pradesh and Goa became states. In 2000, Chhattisgarh, Uttaranchal and Jharkhand formed. And in 2014, Telangana created from Andhra Pradesh. In 1975, Sikkim joined under Article 2, making it the 22nd state of India. तो हमने धर कमीशन से लेकर फजल अली कमीशन तक की एक लंबी कहानी देखी। ये एक संघर्ष की कहानी है, एक लोकतंत्र की जीत की कहानी है। तो चलिए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड को। इस स्लाइड में हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिफोर 2019। Before 2019, Jammu and Kashmir had its own constitution and it enjoyed special status under Article 370 of the Indian Constitution. तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्पेशल स्टेटस एंजॉय करता था। ये स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 की वजह से था, जो जम्मू एंड कश्मीर को अपना अलग संविधान और कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स देता था। लेकिन ये स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को ही मिला हुआ था, बाकी किसी भी राज्य को नहीं। इसी वजह से कई सालों से आर्टिकल 370 को लेकर डिबेट्स हो रही थी। अब हम डिस्कस करेंगे एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370 के बारे में। तो दिस एबोलिशन वाज डन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 and it superseded the Constitution Order 1954. It also extended all the provisions of the Indian Constitution to Jammu and Kashmir. तो 5 अगस्त 2019 को एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया, जो था जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म करने का डिसीजन। ये डिसीजन एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू आया, जिसे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 कहा गया। इस ऑर्डर ने 1954 वाले पुराने ऑर्डर को रिप्लेस कर दिया
और पूरे भारतीय संविधान को जम्मू एंड कश्मीर पर लागू कर दिया। इसका मतलब अब जम्मू एंड कश्मीर के लोग भी वही राइट और लॉ को फॉलो करेंगे जो बाकी इंडिया के सिटीजन्स के लिए है। अब हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो दिस एक्ट बाइफर्केटेड जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटोरीज, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंडर जम्मू एंड कश्मीर को 2 अलग यूनियन टेरिटोरीज में डिवाइड कर दिया गया। पहला था जम्मू एंड कश्मीर, ए यूनियन टेरिटोरी विथ लेजिस्लेचर, और दूसरा था लद्दाख, ए यूनियन टेरिटोरी विदाउट लेजिस्लेचर। दिस एक्ट ऑल्सो मेक टेरिटोरियल चेंजेस एज जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूड ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एर्स्टवाइल स्टेट एक्सेप्ट करगिल एंड ले व्हिच आर पार्ट ऑफ लद्दाख। यानी कि करगिल और ले डिस्ट्रिक्ट को निकालकर लद्दाख यूनियन टेरिटोरी में डाल दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज की संख्या भी बदल गई। 1956 में हमारे पास 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटोरीज थे, जबकि आज यानी कि फरवरी 2025 में हमारे पास 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटोरीज है। अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर हम हिस्ट्री देखें तो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का स्ट्रक्चर ही नहीं बदला है, बल्कि इंडिया में कई स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज के नाम भी बदले गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से बड़े नाम चेंज किए गए हैं। तो पहले देखते हैं स्टेट्स का नाम जो चेंज किया गया है। तो 1950 में यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। इन 1969 मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया। इन 1973 मैसूर बिकेम कर्नाटका। इन 2006 उत्तरांचल बिकेम उत्तराखंड। इन 2011 ओडिशा बिकेम ओडिशा। अगर रीनेम्ड यूनियन टेरिटोरीज की बात करें तो इन 1973 लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड एमिनडीबी आइलैंड बिकेम लक्षद्वीप। In 1992, Union Territory of Delhi became National Capital Territory of Delhi, and in 2006, Pondicherry became Puducherry. इन सब नाम के चेंजेस का मकसद था कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज की आइडेंटिटी उनकी हिस्ट्री, लोकल कल्चर और लैंग्वेज के मुताबिक रखी जाए। तो ये था आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक एक ब्रीफ ओवरव्यू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।